नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। एकदम शानदार तरीके से आप सब आज जुड़ जाइए, जल्दी से फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए। और चूंकि आज का दिन संडे का है, लेकिन फिर भी हम सब प्रयास करते हैं किस लिए, आप सबके लिए, कि आप सबका रिदम ना टूटे। आप जो है एकदम मैराथन में लगे रहिए, चूंकि आप सबकी मांग रहती है कि सर जो एक हफ्ते पढ़ाए हैं उसे रिवाइज करा दिया करिए। आज हम जवाब नहीं देंगे, आज जवाब आप देंगे। सिर्फ मैं प्रश्नों को कराऊंगा और मैं टिक करूंगा, जवाब आपके रहेंगे स्क्रीन पर। मैं आज देखने का मेरा दिन है, बाकी के दिन मैं आप सबको जवाब देता हूं, लेकिन पूरे डिस्क्राइब के साथ। आज आप बताओ, ये आपका काम है, ठीक ना। तो बिल्कुल शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार सब लोगों को, सभी लोगों को सादर प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका दिन ईश्वर करे मंगलमय हो। आप एकदम उत्साह के साथ इसी जीवन में निरंतर प्रगति की ओर बढ़िए। सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक ना। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, आपको सभी लोगों को, भाई सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। एक तरह से जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए। प्रियंका गौर जी गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। अल्पना जी गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को। विभा जी गुड मॉर्निंग, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, ठीक ना। चलिए आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़े अंतरदेशीय लवणीय, यहां शब्द दे दिया है बच्चा, ये दिया है अंतरदेशीय लवणीय की बात कर रहा है, ठीक ना। क्या कर रहा है, अंतरदेशीय लवणीय आपको जो है कि आर्द्र भूमि कहाँ है। जल्दी से सारे लोगों का जवाब, और किसी ने एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से आप सब जवाब दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल। मैं स्क्रीन पे देख भी रहा हूं, कुछ लोग गुजरात ए ऑप्शन दे रहे हैं, गुजरात ए। मध्य प्रदेश भी कुछ लोग दे दिए, कुछ लोग अच्छा राजस्थान भी दे रहे हैं। देखिए एक शब्द दिया है अंतरदेशीय, ठीक ना। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि कहाँ है, तब इस सवाल का यहां तक का जवाब जो होगा, तो इसका जवाब बच्चा गुजरात होगा, ठीक ना। मेरा रहा नहीं जाता जी, ये गुजरात होगा, ठीक। और सबसे अंतर आपको जो है कि देशीय लवणीय भूमि, तब आप जवाब दीजिएगा कि राजस्थान में भारत की सबसे अधिक अंतरदेशीय लवणीय भूमि आपको पाई जाती है राजस्थान में, ठीक ना। अंतरदेशीय शब्द में एकदम, ये गलतियां जो लोग मिस्टेक किए हैं उनके लिए यह विशेष हिदायत है, ठीक ना। विशेष हिदायत ये है कि आप जरूर से इस चीज को कॉपी में लिख लीजिए। एक दो कॉलम, ये दो बातें लिखिए। एक भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि, तब लिखिए सबसे अधिक कहाँ है, तो गुजरात में है। जब पूछे कि भारत की सबसे अधिक अंतरदेशीय लवणीय भूमि कहाँ है, तब आप लिखेंगे राजस्थान में। जब आपसे पूछे कि भारत की सबसे अधिक आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ पाई जाती है, तब आप जवाब देंगे सुंदरबन डेल्टा में। सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। ये देखिए नेक्स्ट, बादामी क्रांति का संबंध किससे है। आलू उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सभी लोगों का बिल्कुल शानदार तरीके से जल्दी से फटाफट आ जाइए। एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज संख्या आपकी दुगनी तिगुनी चार गुनी रहनी चाहिए, 1000 से नीचे तो संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैराथन श्रृंखला है, ठीक ना। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तब आप बताइएगा। एकदम बिल्कुल सही तरीके से सभी लोगों का शानदार जवाब आ रहा है, ठीक ना। तो आइए देखिए, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से है। अब आलू क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है, ये आप जानते हैं। और खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, ठीक ना। तो इस तरह से आप सबने देखा कि ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ये पिछली बार मैंने कराया है और मैराथन क्लास है, इसमें किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। कहाँ, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या आपको अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, या अबू धाबी में, या ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में, आपको ग्राम पंचायत के पेपर में ये प्रश्न पूछा था, तब आप बताइएगा कि यह आपको ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये देखिए, चराऊ नाच कहाँ का लोक नृत्य है। चराऊ
कहाँ का? मणिपुर का, मेघालय का, झारखंड का या मिजोरम का चुनाव नीति। ये भी मैंने आपको उस दिन व्याख्या में झारखंड भी बताया था, मणिपुर भी बताया, मेघालय, सारे राज्यों का मैंने उस दिन बताया था कि कौन कौन से राज्य के प्रमुख आपको जो है नृत्य हैं। तब आप बताइए कि चुनाव नृत्य किस राज्य का है? चुनाव नृत्य किस राज्य का है? जल्दी से आप सब जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चुनाव नृत्य, तब आप जवाब देंगे कि चुनाव नृत्य मिजोरम का है। एकदम बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका बिल्कुल सही आंसर है, एकदम जबरदस्त तरीके से आप सब आंसर दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं मेहनत और लगन। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये प्रश्न भी मैंने कराया था और मैंने इसमें डिस्क्रिप्टिव भी बताई थी। ठीक ना, तो आपको सिर्फ आज एक ऑप्शन का जवाब देना है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट या आपको महात्मा गांधी या BR अंबेडकर। तो ये प्रश्न तो उम्मीद करता हूं किसी भी विद्यार्थी से गलत नहीं होना चाहिए। ये जुबान पे सब लोग रट्टा मार लिए हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन, ये आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? तो 1930, 31 और 32 में आपको जो है लंदन में यह तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के जो अध्यक्षता की थी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यहाँ पे आपको अध्यक्षता किया गया था। और BR अंबेडकर साहब जो थे इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। इसके साथ साथ आप सबको बता दूं कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में आपको श्रीमती सरोजनी नायडू और तेज बहादुर सप्रू जी भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकीकरण के, तीव्र औद्योगिकीकरण के या औद्योगिकीकरण के ब्रिटिश पद्धति के या औद्योगिकीकरण के अमेरिकी पद्धति के। एकदम महात्मा गांधी पूंजीवादी व्यवस्था के हिमायती थे। किसके? पूंजीवादी व्यवस्था के आपको हिमायती कहे जाते हैं। किसके? पूंजीवादी व्यवस्था के हिमायती पूंजीवादी व्यवस्था के हिमायती माने जाते हैं। और इनके द्वारा ये तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य राम राज्य के स्थापना था। राम राज्य कैसे आएगा? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और ग्रामीण स्तर पे जो है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास किया जाएगा। यही इनका राम राज्य का सबसे बड़ा परिकल्पना माना जाता है। ठीक ना, तो इस तरह से आप सबने जवाब, कुछ लोग विद्यार्थियों का बिल्कुल गलत जवाब था। और इस प्रश्न को जो गलतियां हो बच्चा, मैं बार बार कहता हूं कि उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और गलतियां दोबारा ना हो, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाइए तो पन्नों को पलटिए और आपके सामने आपका जवाब रहे। और कुछ विद्यार्थी इसमें से बहुत ही एकदम सुपर्ब है, मैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक ना, चूंकि जो बना रहता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना जान रहा है, ये चीजें। और आप ऑफलाइन होते तो मैं तो एक एक विद्यार्थी की कैपेसिटी बता देता कि कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, कौन क्या कर सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। इतना आप सबके साथ जुड़े रहने का बेनिफिट है। ठीक ना, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। किसने मनाया था भाई? हिंदू लीग ने के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा या ईसाई लीग के द्वारा या सिख लीग के द्वारा? किसके द्वारा? तब बताइए कि कैबिनेट मिशन के वापसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त को आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक ना, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आप सबको बता दिया जाए कि 24 अगस्त 1946 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपको जो है 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है कि अंतरिम सरकार हम बनाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और आपको 2 सितंबर आपको 1946 ईस्वी को नेहरू
मंत्रिमंडल ने शपथ भी ग्रहण कर लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ये घेलुआ है बच्चा, घेलुआ इसको बोलते हैं, घेलुआ जो सबको आता है, कहीं से किसी की भी गलती नहीं होगी इस प्रश्न में। ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तब 1940, 1942, 1945, 1946। तो 1942 ईस्वी को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कब? 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। ये आपको 8 अगस्त 1942 को, ठीक ना, गांधी जी द्वारा करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया गया। डू एंड डाई का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आपको चोटी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, जबकि भारत के सेनापति लॉर्ड वेवेल थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट देखो, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है? तब आप जवाब दीजिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को या लॉर्ड रिपन को। ये आपका रिवीजन है, किसी की गलती ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का ये जान वाला प्रश्न है, जान जिगर वाला। ठीक ना, एकदम बिल्कुल। तब आप जवाब दीजिएगा लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और ये स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने कब की थी? तो 1882 ईस्वी में आपको मद्रास से पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इसी कारण लॉर्ड रिपन को आपको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक ना, और भारत में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल नंबर आपको जो है 40, ये आर्टिकल 40 में आपको ग्राम पंचायतों के गठन की बातें की गई हैं। ठीक ना, ग्राम पंचायतों के गठन, ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन आपको जो है ये बातें की गई हैं। चलिए नेक्स्ट, शानदार तरीके से आप सब जवाब दे रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया? अवैध पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है का? अवध को, चूंकि ये किसके तहत लिया गया था? तो ये आपको हड़प नीति के तहत लिया गया था। लेकिन यहाँ पर गोद निषेध सिद्धांत को सीधे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाया, तो एक आउटड्रम था उस समय अवध का रेजिमेंट, अवध रेजिमेंट का आपको जो है देख रेख करता गवर्नर के रूप में ये था अवध का। तो आउटड्रम के रिपोर्ट के आधार पर ये बातें, आउटड्रम के रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध को कब्जे में ले लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब? तब 1956 ईस्वी में। उस समय अवध के नवाब या अंतिम नवाब कह सकते हो अवध के वाजिद अली शाह रहते हैं। वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर, किसका? कुशासन का आरोप लगाकर आपको जो है अवध को मिला लेता है। ठीक, बाद में 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल जो है वो आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, ये निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था? ये बीजी तिलक ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या एमजी रानाडे ने? किसने लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक? तब बताइएगा कि ये गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया है, जबकि बीजी तिलक के द्वारा आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है जिसे हम क्या कहते हैं? गीता रहस्यम के नाम से जानते हैं। ठीक ना, गांधी जी ने और भी कई
पुस्तकें लिखी, जैसे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी गांधी जी की एकदम जबरदस्त बुक है जो कि गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखा है। ठीक, गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं श्रृंखला में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। ये आपको लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मोहम्मद इकबाल थे, या महात्मा गांधी थे, या CR दास थे? तब बताइएगा कि यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो कि 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। एक भारत के राष्ट्रगान को इन्होंने लिखा जो जन गण मन अधिनायक गाते हैं, और दूसरा जो है, दूसरा आपको महत्वपूर्ण इनके द्वारा क्या लिखा गया, तो इनके द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण आपको जो है कि अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, BG तिलक ने, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? उस दिन मैंने सब चारों लोगों के किताबों को बताया था। महात्मा गांधी के द्वारा कौन से? तो एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या हिंद स्वराज है। आपको जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या विश्व इतिहास की एक झलक जिसे ग्लैम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। आपको बाल गंगाधर तिलक अभी पीछे भी बताया कि गीता रहस्यम लिखे। और आपको सुभाष चंद्र बोस ये कौन सी पुस्तक लिखे हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। ठीक ना, एक कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सबका जवाब आना चाहिए, एकदम बिल्कुल जल्दी से, शानदार तरीके से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, एकदम जस्ट इन्हीं के आधार पर हिटलर देखेंगे तो वो लिखता है मीन कैंप, मेरा संघर्ष। ठीक ना, तो स्ट्रगल फॉर इंडिया। ठीक ना, तो ये आपको जो है कि जैसे वो मीन कैंप, मेरा संघर्ष जर्मन भाषा में लिखता है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन से पुस्तक लिखी जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ये जबरदस्त तरीके से नितिन सर ने हिंदी इंडिविजुअल आप सबको पढ़ाया है, और आपको जरूर से परिचय करना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी हिंदी जरा सो भी कमी होगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आपको हिंदी की सारी ABCD जिसे बोलते हैं ना, ABCD सारा कुछ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, और हमारे संस्था की ओर से सुपर टेट का शानदार बैच संचालित है, जो इसे परचेज करना चाहता है ले सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामाचंद्र चटर्जी ने, या आपको जो है अरविंद घोष ने, या बिपिन चंद्र पाल ने? मैंने सारी बातें आप सबको शायद परसों ही पढ़ाई थी कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत आपको किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत कलकत्ता से की गई थी। कहां से? कलकत्ता से। कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता से इसकी शुरुआत की गई थी। और आपको बता दें कि कलकत्ता से शुरुआत करते समय यह अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। किसमें? अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। और इसके संपादक जो थे श्री अरविंद घोष थे। ठीक ना, श्री अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। जबकि उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये आपको बंबई से निकलता था। इसका लाला लाजपत राय जी का नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय के द्वारा आपको उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया। जबकि मैडम भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये आपको मैडम भीखाजी जर्मनी के पेरिस से, आपको पेरिस से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट अगली प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसने 1882 ईस्वी 62 ईस्वी में इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? जस्टिस रानाडे, बी एन मांडलिक ने, या नवजीवन चंद्र राय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इंदु प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आपको किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे, या जस्टिस, ये न्यायाधीश हुआ करते थे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया जाता है। इन्हें गुजरात का सुकरात भी कहते हैं। साथ साथ ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना आपको जो है महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तब आपको लाला लाजपत राय को कौन सी दी गई है? तब ए लाला लाजपत राय, कौन सी उपाधि है इनकी? ठीक ना, जल्दी से। दादा भाई नौरोजी, आपको बीजी तिलक, तो बीजी तिलक की ही उपाधि लोकमान्य है, जबकि लाला लाजपत राय को जल्दी से जवाब दीजिए। और पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, केसरी। अच्छा, आप लोग बताइएगा आंध्र केसरी किसे कहते हैं? आंध्र केसरी किसे कहते हैं? और आपको बिहार केसरी किसे कहते हैं? ये दोनों भी आप लोग बताइए तो, बिहार केसरी किसे कहते हैं? ये दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता, ठीक ना, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू के नाम से, बाबू जगजीवन राम, बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये, या एक कह लीजिए अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम था, इन्हें कहा जाता था। तब ये बाबू याद कर लीजिए। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ये सब भी आपको टी प्रकाशम याद कर लो भाई, टी प्रकाशम, ठीक ना, ये टी है, टी प्रकाशम है। ठीक, चलिए। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को। नेक्स्ट, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर को कविराज के नाम से, गुरुदेव के नाम से, संत के नाम से, या बापू के नाम से? तब बताइएगा कि आपको कविराज के नाम से नहीं भाई, गुरुदेव के नाम से। देखो कुछ लोग कविराज घुमाए ना तो एकदम जबरदस्त तरीके से सब घुमाना चालू कर देते हैं। क्या भाई, ये क्या है आप सबका? ठीक ना, एकदम। एक बार शेयर और लाइक प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर और लाइक जरूर करिएगा, कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब बताइएगा कि बसंत पंचमी के दिन 1916 ईस्वी में, 4 फरवरी शायद डेट था, ठीक ना, 4 फरवरी को आपको बसंत पंचमी के दिन इसके स्थापना की गई थी। और इसके आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और आपको जो है इस समय वायसराय कौन था? तो हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये आपको जो है पेइंग गेस्ट या चीफ गेस्ट कह लीजिए के रूप में थे, जबकि अध्यक्षता आपको इन्होंने की थी। और गांधी जी का भारत में प्रथम जन संबोधन जो है ये आपको हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से ही उन्होंने दिया था, संबोधित किया था। आयोग ने इस तरह के जवाब को माना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस जो है ये आपको जो है कि डिजाइनर, और इसके साथ ही एक विद्वान और है, वास्तुविद है, जिनका नाम है हर्बर्ट बेकर के द्वारा आपको जो है इसका किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट,
रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? तब अरण्य कांड, किन्नर कांड, सुंदर कांड या लंका कांड? तो सबसे छोटा जो है इसमें किन्नर कांड सबसे छोटा है और बाल कांड ये सबसे बड़ा, ठीक ना, सबसे बड़ा बाल कांड है। और आपको कुल कितने कांड हैं? तो कुल कितने कांड किए गए हैं रामायण में? तो 7 कांड आपको रामायण में है, ठीक ना, 7 कांड आपको रामचरितमानस में है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखे रहिएगा। पंचशील का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो पंचशील का सिद्धांत जो अपनाएगा वही नारा देगा। गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? किसके द्वारा पंचशील का सिद्धांत आपको दिया जाता है? जल्दी से ये प्रश्न आप सब बताइए। पंचशील और चीन के साथ आपको पंचशील के सिद्धांत को किसने अपनाया था? चीन के साथ। तो जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि पंचशील के सिद्धांत को किसने आपको लागू किया था, ठीक। अरे भैया, पंचशील के सिद्धांत के बाद तो चाइना जो है भारत पे आक्रमण कर देता है, इतना भी दिमाग नहीं लगाते हो भाई, ठीक ना। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पंचशील का सिद्धांत 1954 ईस्वी में, 54 या 56 है, ठीक ना, में आपको जो है कि पंचशील का सिद्धांत पे हस्ताक्षर चीन और भारत ने किए थे, ठीक। और 62 में चीन का आक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ मिलान करने के लिए है, ये सारी प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। तो इस तरह से आप देखो, तब आप जो है 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन संख्या 2 ये योर राइट आंसर। 2 जो है एकदम, ये सारे प्रश्न बच्चा बिल्कुल गलत नहीं करिएगा और सारे लोग जुबानी याद कर लीजिए कि जरा सा भी आपसे परीक्षा में चूक ना हो, ठीक ना। ये बात याद रखे रहिएगा कि परीक्षा में चूक हुए तो आप समझ लीजिए कि फिर मौका जल्दी मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी नए नए युवा आ रहे हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा आ रही है और चीज़ें, आपका प्रतिद्वंदी हमेशा आपको पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। 2 अक्टूबर को, चूंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म आपको हुआ था और ये आपको क्या, अंतरराष्ट्रीय हिंसा दिवस, हिंसा करें, अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय विरासत दिवस, अंतरराष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस या अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक ना। तो ये गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए अहिंसा दिवस के रूप में आपको मनाने का निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 9 मई को या 21 मई को, किस तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है? तब बताइएगा कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। कितने तारीख को? तो 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ द एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। किसके द्वारा हैंडबुक ऑफ द एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है? कौन प्रकाशित करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करती है या आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करती है या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करती है या भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक परिषद के द्वारा इसकी आपको शुरुआत की गई है? तब आप बताइएगा कि भारतीय कृषि आपको जो है अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक ना।
हैंडबुक ऑफ द एग्रीकल्चर, ये प्रकाशित कौन करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका आपको जो है शुरू कर किया है। नेक्स्ट देखिए, ये भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का समझ रहे हैं, MNSP, ठीक ना, ये आपको या कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग या नाबार्ड। तब बताइएगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि आपको जो है लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए, ये जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको CBT 2 और ग्रुप डी के बैच शानदार तरीके से संचालित है। प्रैक्टिस सेट आप इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में काफी सहायक होगा। साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, काली क्रांति संबंधित है। ये काली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कोयला उत्पादन से, करिया कोयला है तो नहीं। कच्चा तेल उत्पादन से, यानी या आपको सरसों उत्पादन से किससे संबंधित काली क्रांति है? तब आपको पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित काली क्रांति होती है। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद से, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित काली क्रांति आपको होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थले किसे कहा जाता है? तब भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थले पंतनगर को बोला जाता है, ठीक ना। और पंतनगर में ही आप सबको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय आपको जो है कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर बरेली में ही आपको स्थित है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उसे माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये प्रश्न सबके बच्चा के जुबान पे मोदी जी ने रटवा दिया। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आपको जो है नीति आयोग के स्थान पर आपको जो है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक ना। योजना आयोग जो है इसके जरिए ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का आपको दौर शुरू हुआ था। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच रही। इसके बाद योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर सप्तवर्षीय योजनाओं को शुरू किया। एकदम जबरदस्त तरीके से एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? यानी ये आपको किस मॉडल पर आधारित था? आधार का मतलब यहाँ मॉडल से पूछा है, ठीक ना। कौन से मॉडल पर आपको जो है कि यह आधारित था, ठीक। जल्दी से जवाब देते रहिए, तब तक एकदम मौसम परिवर्तित हो रहा है, गला बैठता जा रहा है, ये चीजें भी होती जा रही हैं, ठीक ना। मैं तो 12 महीने गर्म पानी पीता हूं भाई, क्योंकि मेरे गले को डॉक्टर ने मना किया है बोलने से, और यही पानी के सहारे ही बोला जाता है, ठीक। आइए देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो देख भाई, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। और ये किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित, ठीक ना, पर आधारित। और महालनोबिस मॉडल जो था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार आपको महालनोबिस मॉडल था। इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस। और साथ ही साथ आपको जो है यह भारी उद्योग पर आधारित था, भारी उद्योग पर आधारित था, ठीक, ये बातें। और दादा भाई नौरोजी के विषय में तो जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम
बताया गया था 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट देखो, योजना आयोग का प्रकाशन कहां से होता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये वेरी वेरी कर लीजिएगा, इसमें ज्यादातर लोग गच्चा खा जाते हैं, धोखा, ठीक ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा या प्रकाश विभाग द्वारा। तब आप जवाब दीजिएगा कि योजना पत्रिका का प्रकाशन प्रकाश विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये प्रकाश विभाग जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ही एक छोटी सी संस्था के रूप में काम करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक आपको जो है ये किसे माना गया है? तब आप जवाब दीजिएगा एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये आपको एक इंजीनियर थे और मैसूर जो कर्नाटक है, कर्नाटक विश्वविद्यालय एम विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय के नाम पर ही मैसूर में आपको है। साथ साथ ही आपको मैसूर में इनके नाम पर ही विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट की भी स्थापना की गई थी। और भारत में पहली बार इकोनॉमी के विषय में चर्चा करने वाले यदि कोई व्यक्ति थे तो आपको एम विश्वेश्वरैया ही थे और ये आपको सिविल इंजीनियर थे। नेक्स्ट, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया, किसने किया था? तब बताइएगा कि नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन 1938 ईस्वी में आपको हरिपुरा अधिवेशन, किसमें? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन के समय आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तब बताइएगा कि अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जो थे ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा ये किसके द्वारा लाया गया? तो रोलिंग प्लान जो था गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आधारित था। ठीक ना, ये आपको गुन्नार मिर्डल मॉडल पर आपको यह आधारित था और ये आपको जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये प्लान आपको 1978 से लेकर आपको 80 तक चला था। ठीक ना, बाद में 80 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी जो है ये आपको क्या करती है, इस योजना को यहीं पे बंद कर देती है और फिर 6वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि आधार पर, समष्टि आधार पर, व्यष्टि एवं समष्टि आधार पर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बेरोजगारी जैसी चीजों का आपको मुद्दों का अध्ययन जो है किस पर किया जाता है? तो समष्टि आधार पर, यानी सभी के आधार पर, एक व्यक्तिगत एक एक नहीं सभी को मिलाकर इस बात में बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है समष्टि आधार पर। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, सरहिंद का युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच लड़ा गया था? ये आपको सरहिंद का युद्ध जो है ये सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? हुमायूं और सिकंदर के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच या सिकंदर और अकबर के बीच? तब हुमायूं और सिकंदर सूर, ये सूर होगा, सिकंदर सूर के बीच सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो ये 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुमायूं और किसके बीच? तो अकबर के, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच पंजाब में लड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया? तब आप बताइएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपको कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक आपको इस युद्ध का संचालन
हुआ, ठीक ना। और प्रथम 2 युद्धों में, पहला और द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में आपको फ्रांसीसी जो थे वो विजयी रहे, लेकिन तृतीय युद्ध में अंग्रेजों ने इन्हें पराजित किया और अंतिम रूप से भारत से बाहर जाने के लिए भी मजबूर हो गए, जिसे हम वांडीवास के युद्ध के नाम से जानते हैं। और 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वांडीवास के युद्ध में आपको कैप्टन आयरकुट के द्वारा लाली को पराजित किया जाता है। लाली जो थे ये आपको कैप्टन लाली, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे, ये पराजित होते हैं और अंत में भारत से फ्रांसीसियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, मिताक्षरा के लेखक कौन है? अभी कल ही मैंने पढ़ाया था, मिताक्षरा के लेखक आपको विज्ञानेश्वर हैं। विज्ञानेश्वर को मिताक्षरा के लेखक कहा गया है, जबकि दाय भाग के लेखक जिमूत वाहन को कहा गया है। जिमूत वाहन ने दाय भाग के और आपको कृत कल्प तरु की रचना लक्ष्मीधर के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासव की रचना करते हैं। इस तरह से आप सब बातें याद रखे रहिए। नेक्स्ट, चालुक्य शैली, नागर शैली और द्रविड़, यहाँ पे द्रविड़ शैली का समन्वय क्या कहलाता है? तब चालुक्य, नागर, द्रविड़, इन तीनों शैलियों का समन्वय जो है वो बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली से? तो बेसर शैली के नाम से आपको इसे हम सब जानते हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब अपने चीजों को याद कर लीजिए, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है और आपकी सफलता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आप सफल हो सकते हैं पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे सब गधा बैकुंठ नहीं जाएंगे, ठीक ना। जाएंगे नहीं ना, नहीं जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, कांची के कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता पल्लव वंशीय राजा कौन था? तब ये आपको कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तब बताइएगा कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण राज सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जबकि पल्लव वंशीय शासक आपको नरसिंह वर्मन के द्वारा मामल्लपुरम के मंदिर का निर्माण कराया जाता है। मामल्लपुर नामक नगर भी बसाया जाता है, ठीक। पल्लवों के काल में ही भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत में उदय होता है और शैव धर्म के अनुयायी नयनार कहलाते हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी अलवार कहलाते हैं। नयनारों की संख्या 63 बतलाई गई है और अलवारों की संख्या आपको 12 बतलाई गई है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? तब गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या आरण्यक में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको सर्वप्रथम कहां होता है? ये आप लोग बताइए जल्दी से, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक। अरे भाई ऋग्वेद में, ये प्रश्न तो घेलुआ है। ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के आपको तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में। और रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना होती है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की भी रचना गायत्री आपको विश्वामित्र के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट, तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर स्थित है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? विष्णु मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या सूर्य मंदिर या नटराज मंदिर, क्या कहलाता है? जल्दी से आप सब जवाब दीजिए, फटाफट जल्दी से आप सबका जवाब आना चाहिए। चिदम्बरम मंदिर ये क्या है भाई? चिदम्बरम मंदिर भैया, चिदम्बरम मंदिर जो है ये आपको भगवान नटराज को प्रसिद्ध मंदिर है
और ये पल्लवों के काल में चिदंबरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट, विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? तब आपको पल्लव नरेश राजा थे, चोल राजा थे, या गंग के राजा थे, या कदम्ब के राजा थे? तब आप बताइएगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है गंग वंशीय राजाओं के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और राज सिंह जो है ये गंग वंशीय राजा जिसने कोणार्क का मंदिर का निर्माण कराया गया था। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में आपको भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर से करीब 30-32 किलोमीटर दूर कोणार्क मंदिर है। ये आपको भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। साथ साथ ही आप कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो है ये बेसर शैली में बना हुआ है। किसमें? बेसर शैली में इसका निर्माण हुआ है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट, सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक कौन हैं? तब भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि के आपको जो है रचना होती है। वात्स्यायन के द्वारा आपको जो है कामसूत्र, ठीक ना। चाणक्य के द्वारा आपको चाणक्य नीति, और जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजयम, पृथ्वीराज विजयम की रचना जयानक के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट, गांधार कला के उद्भव के समय शासन था, यानी गांधार कला किसके काल में उद्भव हुआ? तब आप बताइएगा कनिष्क के या सातवाहन, वाहर नहीं भाई, सातवाहन नरेश सातकर्णी का, या आपको कैडफिसस, वीम कैडफिसस, यार वीम कैडफिसस प्रथम का, या पुष्यमित्र सुंग का। तब बताइएगा कि गांधार कला आपको जो है इसका उद्भव कनिष्क के समय में हुआ। ये गांधार में ये क्या है? तो एक मूर्ति कला है, ठीक ना, मूर्ति निर्माण कला। और आपको दूसरा जो हुआ था वो मथुरा कला था, ठीक ना, मथुरा कला। ये आपको ये भी मूर्ति निर्माण की कला थे। गांधार कला को हेलियोनिस्टिक कला के नाम से, हेलियोनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कला पर आपको जो है कि अन्य लोगों का प्रभाव, जैसे रोमनों का और यूनानी लोगों का भी प्रभाव था। ठीक, नेक्स्ट आइए, भगवान शिव को योगी रूप निरूपित किया गया किसमें? भगवान शिव को योगी के रूप में आपको निरूपित किसमें किया गया? वैदिक काल में, उपनिषद काल में, सैंधव काल में, या आपको ब्राह्मण काल में। तब भगवान शिव को सैंधव काल में ही योगी की मुद्रा के रूप में निरूपित किया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन स्थानों के उत्खनन के पश्चात आपको योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे आदितन शिव कहकर संबोधित किया गया है। और ये आदितन शिव जो है ये कहाँ से? तो सैंधव काल से प्राप्त हुए हैं। और सर जॉन मार्शल ने इसे आधुनिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहकर संबोधित किया था, ठीक ना। इस रूप में भी उस समय के लोग सोचा करते थे। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींची जाती है? अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर? तब आप जवाब दीजिएगा कि प्रशांत महासागर से होकर आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, प्रशांत महासागर से होकर, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, ये किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? रात और दिन आपको किस तिथि को बराबर होंगे? बताइए, 22 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को, या 21 फरवरी को? तो फरवरी को तो किसी भी हालत में आपको बराबर होगा क्या? दिन रात कभी नहीं हो सकता भाई।
ये फरवरी में तो कभी नहीं। अब आपको बचा क्या, जून, तो ये बड़ा दिन है, ठीक ना। और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, ठीक ना। 22 जून को जो है ये आपको किस में, तो उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक ना, ये याद किए रहिए। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा, उत्तरी गोलार्ध में वही सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का जो डेट होता है ये सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाएगा। और यहीं पे जो है ये 22 जून जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन से गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। कौन सी? जलवाष्प जो है वो ज्वालामुखी में सबसे अधिक निकलती है, ठीक। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी आपको ज्वालामुखी को जाना जाता है, ठीक ना। और ज्वालामुखी आने का कई प्रमुख कारण माने जाते हैं। कोई एक कारण के कारण ज्वालामुखी नहीं आता, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारणों का रोल होता है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना, आपको माउंट सेंट हेलेना कहाँ स्थित है? तब आप जवाब क्या देंगे? तब बताइएगा कि हवाई द्वीप में माउंट सेंट हेलेना जो है स्थित है। और यह किसका भाग है? संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेना स्थित है और यह सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। ये आपको राजस्व लेखपाल नया बैच प्रारंभ 600 आपको घंटे का टाइमिंग है और वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल और ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सारी जो है विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी माना जाता है, ठीक ना। ये सबसे अफ्रीका का ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तब स्ट्रोम्बोली जो है इसे भूमध्य सागर का आपको जो है प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विसुवियस और आपको जो है एटना, ये ज्वालामुखी भी इटली में स्थित है, ठीक ना। और स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको जहाजें जब जाती हैं तो ये इससे आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि हम इटली के समय पहुंच गए हैं, या उससे भूमध्य सागर में रोशनी दूर तक नजर आती है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी, सु का मतलब भयंकर, ठीक ना, और नामी अब समझ लीजिएगा, यानी बहुत भयंकर तूफान जो है सुनामी, उसे हम कहते हैं। और सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्रों में आता है। ज्वालामुखी या भूकंप के उद्गार के समय सुनामी भयंकर आता है। तो सुनामी एक जापानी शब्द है, ठीक। नेक्स्ट, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला की श्रेणी स्थित है। अब दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला के आपको श्रेणी कहाँ स्थित है? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपको आल्प्स से मत चले जाइएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। ये दक्षिणी आल्प्स पूछा है,
और ये आपको गलती कराने के लिए ही पूछा है। और दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला कहाँ श्रेणी स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड को पूर्व का इंग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का इंग्लैंड। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का इंग्लैंड। पूर्व का इंग्लैंड, इंग्लैंड या दक्षिण का इंग्लैंड भी इसे कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट, जहां व्हाइट व्हाइट लोग रहेंगे व्हाइट पाया जाएगा। और व्हाइट व्हाइट जो है ये कनाडा में या नॉर्वे में या रूस में या अमेरिका में। तो व्हाइट पर्वत जो है ये आपको जो है ये अमेरिका में पाया जाता है। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो जर्मनी या यूरोप में पाया जाता है। ठीक। स्पेन और फ्रांस के मध्य, अभी कल ही पढ़ाया था आप सबको, के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको बनाता है? तब पेरिनीज पर्वत श्रृंखला जो है स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ठीक ना? सीमा का निर्धारण पेरिनीज आपको पर्वत श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगले महत्वपूर्ण बातें कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो तिब्बत के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और हिमालय का ये अंतिम सिरा इसे उच्चावच माना जाता है। ठीक ना? तो ये आपको किसके अंतर्गत है? तो ये जवाब दीजिएगा कि 5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई, लगभग औसतन ऊंचाई 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, आपको 4800 किलोमीटर के लगभग इसकी है। यानी 5 किलोमीटर आपको जो है इसकी। ठीक। 4800 मीटर, किलोमीटर नहीं, 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसे हम 4 किलोमीटर कहते हैं। संसार का छत किसे कहते हैं? तो अभी ही बताया मैंने कि पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की छत भी कहा जाता है, पामीर का पठार। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर आइए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली जो है अलास्का में है, कैलिफोर्निया में है, मेन राज्य में है या अटलांटा राज्य में है? तब बताएगा कि डेथ वैली जो है ये कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। आपको अमेरिका के कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों को देखिए। अगला, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपको है? अरब का मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल? कौन सा आपको मरुस्थल है? ठीक ना? तब आप बताइएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनिया का मरुस्थल माना जाता है। ठीक ना? ये पेंटागोनिया का मरुस्थल आपको कहाँ है? तब बताएगा अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल है। जबकि अरब का मरुस्थल ये उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल। ठीक ना? आटाकामा ये भी अर्जेंटीना और आपको चिली में है, दक्षिणी अफ्रीका में। ये आपको विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है इसे। ठीक ना? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल इसे कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में आपको पाया जाता है। ठीक। तो इस तरह से आप सबने देखा। नेक्स्ट, 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो 38वीं समानांतर रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, या आपको भारत और तिब्बत के बीच, या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच? तब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच आपको 38वीं समानांतर रेखा आपको स्थित है। जबकि 49वीं समानांतर 48वीं समानांतर रेखा जो है ये किसके बीच है? तब बताइएगा कि कनाडा और यूएसए के बीच है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तब ग्रीनलैंड जो है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और ये दूसरा सबसे
बड़ा द्वीप है, ये आपको तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह से आप सबने देखा कि पहला सबसे बड़ा द्वीप आपको जो है ग्रीनलैंड, दूसरा आपको न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर। तो इस तरह से ये आप सबने जवाब देखा। नेक्स्ट आपको अगले प्रश्न की ओर, तो ये हमारी संस्था की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का शानदार तरीके से आपको प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें 6 घंटे का आपको समय दिया गया है। आपको इसके साथ साथ ही टेस्ट सीरीज दी गई है फ्री में, और फिर स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी दिया गया, ऑफलाइन भी आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से आपके सामने पटल पे रहा, यानी सदाबहार वर्षावन आपको पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको सदाबहार वर्षावन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, या आपको ब्राजील में पाए जाते हैं, या कनाडा में पाए जाते हैं, या आपको जो है कि फ्रांस में पाए जाते हैं। सदाबहार वन आपको सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। अरे भाई सदाबहार वन, अच्छा आप बताइए कि जैव विविधता मैंने कई बार बताया है कि दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता यदि देशों की बात की जाए तो आपको ब्राजील में पाई जाती है, और खासकर ब्राजील के अमेजन बेसिन में, किसमें? ब्राजील के अमेजन बेसिन में ये सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता जहां पाई जाएगी वहां सदाबहार प्रकार के वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो इस तरह से आपको जवाब क्या हुआ? ब्राजील। ब्राजील योर राइट आंसर। कई लोग गड़बड़ दे दिए, ऑस्ट्रेलिया जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? नारियल का सबसे बड़ा, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिलीपींस, कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? तब नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक, वैसे भारत भी नारियल के उत्पादन में बहुत अग्रगण्य है, लेकिन भारत न होकर बल्कि इंडोनेशिया जो है ये विश्व में नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पे है। लेकिन प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में याद कर लीजिएगा कि मैक्सिको जो है ये आपको पहले स्थान पर आता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तांबे का तो आपको तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक, सोना का सबसे बड़ा उत्पादक और चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको देश जो है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का प्रथम स्थान है। वहीं यूरेनियम के उत्पादन में आपको उस समय मैंने बताया था, पहला दूसरा तीसरा क्रम में बताया था आपको। यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में भंडारण पूछ लिया है, तो लगभग आपको विश्व के 29% यूरेनियम का भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक ना, इसके बाद कजाकिस्तान है, ठीक, फिर रूस है। इस तरह से आप देखेंगे तो भंडारण की दृष्टि से आपको जो है कि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के भंडारण में है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बातें आ गई हैं। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है। आइए हम सब मिलान करते हैं और मिलान करके देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। तो जनपद पंचायत, अच्छा क्षेत्र पंचायत मेरे समझ से तो हमारे यूपी में होता है क्षेत्र पंचायत, है ना। क्षेत्र पंचायत जिसे बीडीसी बोलते हैं ना, बीडीसी आपको। और जनपद पंचायत ये आपको मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तालुका परिषद ये गुजरात में, और आंचलिक परिषद ये आपको जो है कि पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से आपको 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन संख्या 3 4 ये आपको 3 इज योर राइट आंसर हुआ। 3 बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। 3 बिल्कुल सही है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आपको पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा।
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो पंचायत व्यवस्था के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जबकि देश में आपको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तब आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद कितना 324 के तहत। नेक्स्ट आइए, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? यानी किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 की गारंटी ले जाती है? तब आप बताइएगा कि अनुच्छेद 243 आपको जो है कि 243 कौन सा घ 243 घ में आपको महिलाओं के लिए 1/3 आपको जो है ये किया जाता है। 1/3 सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो आपको जो है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, और आपको बिहार पहला राज्य था जिसने 50% आपको आरक्षण दिया महिलाओं को, ठीक ना। इसी के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है? ये प्रश्न आपको अनुसूची पूछे तब क्या जवाब देंगे? तो अनुसूची 11 में 29 कार्य बताए गए हैं, ठीक ना। अनुसूची 11, ठीक, 11 कब शामिल किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत आपको इसे 29 विषय को शामिल किया गया था। और अनुच्छेद 243 जी, किसमें? 243 जी में आपको जो है कि 29 कार्यों की सूची को रखा गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को हम सब देखते हैं। आइए, ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत बच्चा किसमें है? ये आपको अनुच्छेद नंबर 17 में किस बात का उल्लेख करता है? अस्पृश्यता, यानी इसे ही बोलते हैं छुआछूत, छुआछूत बोलते हैं ना। तो छुआछूत के तहत आपको इसे प्रतिबंधित किया गया है। तो इस तरह से आपको अनुच्छेद 17 इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आपको है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये आपको जम्मू कश्मीर को छोड़कर, किसे? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, JNK को छोड़कर शेष सभी भारत में आपको 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को ये लागू कर दिया गया था। भारत के सभी क्षेत्रों में लागू। सूचना का अधिकार आपको वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 19 आपको जो है 1 का क के अंतर्गत यदि बात की जाए तो सूचना का अधिकार इसी के तहत शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार आपको सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में आपको अनुच्छेद 43A जो कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत इसे जोड़ा गया था? तब आप इसे बताइएगा कि यह आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक ना। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक।
1976। गला बैठ जाता है बोलते बोलते। चलिए, एक तो गर्मी अब आने लगी है ना, तो पानी की जरूरत भी एहसास देता है। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद में, या राज्यपाल में? अच्छा, देश की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में भाई, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 53 के तहत राष्ट्रपति राज्य का देश का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक ना। तो उसी तरह राज्यपाल भी आपको जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये हमारे द्वारा जबरदस्त तरीके से ग्राम विकास जो है, ग्राम समाज और विकास लिखा गया है। आप इसका भरपूर एकदम एक बार परचेज करके देखिए, आपको कितना लाभ होगा, ये चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक ना। जबरदस्त तरीके से ये काम किया गया है। नेक्स्ट, ये आपको अनुच्छेद 14 में वाक्यांश के विधियों का समान संरक्षण आपको कहां से लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण की बातें ब्रिटेन के संविधान से, या आपको अमेरिका के संविधान से? कहां से? ब्रिटेन के संविधान से, या अमेरिका के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या इनमें से कहीं नहीं। तब विधियों का समान संरक्षण की बातें कर रहा है। एक विधि के समक्ष संरक्षण और विधियों का समान संरक्षण, तब विधि के समक्ष संरक्षण की बातें ब्रिटेन से है, लेकिन आपको विधियों का समान संरक्षण ये कहां से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार जिसे बोलते हैं उसके तहत समाहित किया गया है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा आपको निम्न में से किसमें दी गई है? तब धन विधेयक जो है वह अनुच्छेद आपको 110 से 99 में, 110 से 198 में, 111 से 199 में, या 101, 198 में। ये आपको तब बताइएगा कि इसका उल्लेख जो है केंद्र में आपको जो है 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है, और राज्य में जो है ये राज्यों में आपको धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल जो है 199 के तहत दिया गया है, ठीक ना। तो ये प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के और शानदार तरीके से चलते हैं। निम्न में से किसने कहा था भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक है? ये आपको अर्धसंघात्मक तो केसी व्हीलर कहते हैं, लेकिन आपको परिसंघात्मक कौन कहता है? तब बताइएगा कि आइवर जेनिंग के द्वारा आपको कहा जाता है, जबकि व्हीलर जो है ये कहते हैं भारत का संविधान जो है अर्धसंघात्मक है। ये आपको अर्धसंघात्मक और यहाँ पे परिसंघात्मक संविधान की बात करता है। नेक्स्ट, निम्न निर्णयों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को अवैध माना है? यानी 3 तलाक को अवैध किसमें माना है? सायरा बानो बनाम भारत संघ और गुलशन परवीन बनाम भारत संघ। तब बताइएगा कि इन दोनों वादों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को अवैध बताया है, ठीक ना। ये आपको सायरा बानो और गुलशन परवीन जी के इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा आपको मुख्य चुनाव आयुक्त किया जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति किया जाता है, न्यायवादी की भी, महाधिवक्ता की नियुक्ति ये आपको नहीं किया जाता है। महाधिवक्ता जो है ये राज्य में नियुक्त किया जाता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। कान गर्म हो गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा
प्रख्यात अध्यादेश आपको जो है ये किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति आपको जो है आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 अनुच्छेद 1, 2, 3, ठीक ना, आपको 1, 2, 3 बहुत कुछ हिस्से बनता है कि नहीं? IHTU भी बनता है, ठीक ना। तो ये आपको जो है कि किसके तहत जो है कि है, तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि इसमें आपको अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, या यदि लोकसभा विघटित हो जाए तब भी तक प्रभावित होता है, या संसद के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। तो अध्यादेश जो होता है जब संसद पुनः आपको जो है समवेत होती है, तो ऐसी दशा में आपको जो है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश को आपको जो है कि संसद के समक्ष रखा जाता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तब आइए आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अच्छा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बातें आपको जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया जाता है। नगर पंचायत के गठन की बातें आपको जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो 74वां संविधान संशोधन। पंचायतों में चुनाव कराने की बातें 73वां संविधान संशोधन। और अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय व्यवस्था की बातें करता है, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को। तो इस तरह से 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 4 जो है यह बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आइए। ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तब बताएगा कि अनुच्छेद 263 के तहत 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, ठीक। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है कब? कौन कर सकता है भाई? तो राष्ट्रपति तो करता ही करता है, लोकसभा आयोग, लोक संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, या आपको जो है कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा या 2/3 बहुमत से लोकसभा। तब आप बताइएगा कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ऐसी बातें आपको जो है आर्टिकल नंबर 249 में आपको इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके तहत यदि संसद विश्रांति काल की अवस्था में है और देश को जरूरत है तो राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय परिषदों का सृजन कर सकता है या सेवाओं का सृजन कर सकता है। चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तब आप बताइएगा कि भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के विषय में बातें की गई हैं, भाग 15 में चुनाव आयोग के विषय में यानी निर्वाचन आयोग का उल्लेख आपको जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में किया गया है। और जबकि अल्पसंख्यकों के लिए जो है विशेष संरक्षण की बातें भाग 16 में की गई है। विशेष विषयों का प्रबंधन की बातें करता है 16। ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो भारत में आपको ईवीएम का पहला प्रयोग जो है गोवा राज्य में किया गया था। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है सर्वप्रथम गोवा में चुनाव हो रहा है। देखिएगा चुनाव संपन्न होने के बाद कितने तरह के आरोप प्रत्यारोप ईवीएम पर लगेंगे। कोई कहेगा हैक कर लिया, कोई कहेगा कुछ कहेगा, जबकि इसमें हैक करना इम्पॉसिबल है। हैक चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, ये 100% दावे के साथ कहा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सब।
ये रहा, ये हमारे जो है नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको लिखा गया है और आप इसे परचेज करिए अपनी सफलता में, आपकी सफलता में ये काफी सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक ना, मैंने बताया था कि श्री रंगनाथ मिश्र जो थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले आपको अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक ना, तो ये बातें भी आप सब याद रखे रहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होता है ये सदैव सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश प्रकार का व्यक्ति है, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तब बताएगा आपको सुकुमार सेन जो थे ये हमारे देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जबकि वीएस रमा देवी ये आपको भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन थे? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। एकदम शानदार तरीके से आप सब जवाब दे भी रहे, जहां गड़बड़ियां नजर आ रही हैं उसे आप कलम कॉपी लिए रहिए और प्रश्न को लिख लीजिए, क्योंकि बिना लिखे आपको आगे गलती होनी ही होनी है। ये दिमाग है, ठीक ना। गर्लफ्रेंड से ज्यादा धोखेबाज है। महीना फरवरी का भी चल रहा है, आप सबको पता है आज कौन सा डे भी है, ठीक ना। अभी डे बहुत लोग लिख रहे थे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक। तो ये आप सबको पता है, ठीक। तो उसका दिमाग गर्लफ्रेंड से ज्यादा धोखेबाज है, ये याद रखे रहिएगा आप सब, ठीक। चलिए आइए आगे प्रश्न को करते हैं। सूचना आयुक्त के नियुक्ति करते समय कॉलेजियम व्यवस्था में कौन सा सदस्य नहीं होता है? जब सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत कौन से व्यक्ति का आपको नहीं रहता? प्रधानमंत्री नहीं रहता, लोकसभा के विपक्ष, अरे भैया विपक्ष नहीं रहेगा तो हमारा हंगामा आपको मचा दिया जाएगा, ठीक ना। आपको जो है हंगामा से एकदम बिल्कुल खाली नहीं होंगे। ये या सभापति नहीं होता, या आपको एक कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी आपको प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सभापति, ये सब आपको सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते समय उपस्थित होते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आपको जीवन के अंतिम दिनों में यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपना लेता है, और उस समय आपको भद्रबाहु के साथ ये दक्षिण के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक स्थान पर संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग करता है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तब ये प्रश्न आप सबको पता है कि धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कराया गया था, ठीक ना। तो ये गलती आप सब नहीं करेंगे। ये और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तब बताएगा कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में थे, और महात्मा बुद्ध ने आपको जो है कि श्रावस्ती में कुल 25 वर्षावार, ठीक ना, 25 वर्षावार इन्होंने आपको श्रावस्ती में दिया था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध पिटक त्रिपिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? तो त्रिपिटक जो है ये आपको संस्कृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, पाली भाषा में, या आपको प्राकृत भाषा में किस में किए गए हैं? तब बताएगा कि पाली भाषा में त्रिपिटक के रचना पाली भाषा में की गई है, ठीक। नेक्स्ट देखो, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए किस काल में? हड़प्पा में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में? तब आप बताइएगा कि ये आपको जो है
किसके काल में, तब इसका जवाब आप सब क्या देंगे, तो जवाब दीजिएगा कि बुद्ध के काल में सर्वप्रथम धातु के बने सिक्के प्रकट हुए थे। नहीं तो आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो सबसे पहले आहट प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं, फिर थप्पा मार सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको सिक्के, लेकिन पहली बार धातु के बने सिक्के आपको महात्मा बुद्ध के काल में, या इसे और भी कह सकते हैं नगरीय क्रांति के समय में, द्वितीय नगरीय क्रांति के समय में आपको जो है ये सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। ठीक ना, क्योंकि महाजनपद काल आपको ऑप्शन नहीं बनाया है, ठीक ना, बुद्ध काल लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए, तेलीनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, ये आपको करंट का क्वेश्चन है कि किस राज्य में अभी हाल ही में बना है, तब बताइएगा कि तेलीनीला अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में आपको बना है। कहां पे, आंध्र प्रदेश में आपको इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म किसके द्वारा लिखी गई है। आर से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे आई प्रश्न कर लेना, ठीक ना, वे आई प्रश्न में है, या आर.सी. गंजू के द्वारा, अश्विन भटनागर के द्वारा, अंकिता वर्मा के द्वारा, या ए और बी दोनों ने मिलकर इसे लिखा है। तो ए और बी यानी आर.सी. गंजू और अश्विन भटनागर, इन दोनों ने मिलकर आपको ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक ना, ऑपरेशन खत्म। ये जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग आपको कौन सा होता है, तब बताइएगा कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वह केंद्रक होता है। कौन सा, केंद्रक जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक, नेक्स्ट, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित किया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक आपको पड़ा रह सकता है। ये प्रश्न भी आपको कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तब आप जवाब दीजिएगा कि 3 माह से अधिक समय तक नहीं रह सकता। कितने, 3 माह से अधिक समय तक आपको नहीं रह सकता है। ये बातें आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे सामान्य ज्ञान जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको और मेरे द्वारा लिखा गया है, जबरदस्त व्याख्या लिखने की कोशिश किया हूँ। एक बार आप सब परचेज जरूर करिएगा और देखिएगा, आपकी सफलता में जरूर गारंटी बनेगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, कब बनाया गया था पूर्णतः परिवर्तनीय, तब बताइएगा 1994 ईस्वी में। सारा प्रश्न, चूंकि एक एक प्रश्न आपसे कराया हूं, ये मैराथन की क्लास है, ठीक ना, और आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको मैक्सिमम प्रश्न जो है पूर्व में कराए गए हैं और आपको आ भी रहा है, ठीक ना। लेकिन जो नहीं आ रहा है, अब तक गलतियां किए हैं, उसे आप पुनः जो है कि कॉपी में अपने रिटन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में केंद्रीय बजट 2022-23 का थीम क्या है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 का जो थीम है, ये आपको चुस्त दृष्टिकोण, इसका थीम क्या रखा गया है, तो चुस्त दृष्टिकोण इसका थीम रखा गया है, ठीक ना। ये मिलकर सब आगे बढ़े ये सब नहीं है, ये आपको चुस्त दृष्टिकोण है। नेक्स्ट, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित की जाएगी। यानी भारत में यह आपको किस बैंक के तहत की व्यवस्था की गई है, तब बताइएगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत। यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का मतलब SBI, PNB, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने बैंक है इन्हीं बैंकों से आपको भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग सेवा की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट,
अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के पास है और इन्होंने कुल 10 बार बजट को प्रस्तुत किया है, जबकि विल्सन महोदय को भारत में प्रथम बजट प्रस्तुत किए थे। प्रथम बजट आपको भारत में प्रस्तुत किया गया और सन्मुख सेठी जो थे ये आजादी के बाद पहले बजट प्रस्तुत किए। आजादी के बाद आपको प्रथम बजट प्रस्तुत करता, प्रथम बजट ये आपको। और ये प्रथम बजट कब? तो 1860 ईस्वी में विल्सन महोदय ने लॉर्ड कैनिंग के समय में पहला बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है? तब बताइएगा कि इसमें 6400 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपए या 6000 या 5400। अच्छा, तो इसका जवाब दीजिएगा कि 6400 करोड़ रुपए आपको जो है आवंटित किया गया है। कितना? 6400 करोड़ रुपए आपको आवंटित किया गया है। नेक्स्ट एक बजट से है, हाल ही में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? देश का कौन सा स्थल है? तब बताइएगा कि बखिया वन्य जीव अभयारण्य जो है इसे हाल ही में आपको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, रामसर स्थल के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत की सूची में नामित किया गया है? आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, होयसल मंदिर, सास बहू का मंदिर या मामा भांजे का मंदिर? तब आप बताइएगा कि मामा भांजा का मंदिर जो है इसे, या होयसल, ये मामा भांजा मंदिर ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक ना। लेकिन होयसल, हैलीवीड होयसल के मंदिरों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई? यानी प्लास्टिक की बर्फबारी किस देश में हुई? तब आप बताइएगा कि प्लास्टिक की बर्फबारी स्विट्जरलैंड में हुई। ठीक ना, स्विट्जरलैंड आपको ये सब करंट का है, करंट के प्रश्न आपको लिए गए हैं सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, शुक्राणु का संचय किसमें होता है? तब बताइए कि शुक्राणुओं का संचय जो है ये आपको शुक्राणु कांड में होता है या एपिडिडिमिस में होता है या स्खलन नलिकाओं में होता है या आपको लिंग में होता है। तब शुक्राणुओं का संचयन जो है स्खलन नलिकाओं में आपको होता है। ठीक, स्खलन नलिकाओं में शुक्राणुओं का आपको जो है, एपिडिडिमिस में आपको अंडाणुओं का होता है शायद। हाल ही में चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा आपको लिखा गया है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा आपको गोल्डन बॉय, ये आपको नवदीप सिंह गिल के द्वारा गोल्डन बॉय नामक पुस्तक लिखा गया है। ये आपको जो है नीरज चोपड़ा, ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने किया क्या है? तो आप सबको पता है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक में गोल्डन पदक लाया गया है। आपको टोक्यो ओलंपिक में भारत का एकमात्र गोल्ड पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ही रहते हैं। नेक्स्ट अगला आप देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। ये आपको किसका है? तो रामानुजाचार्य का, रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे आपको कहां बनवाया गया है? तो तेलंगाना में, और तेलंगाना के हैदराबाद में आपको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के नाम से सम्मानित किया गया है? तब बताइएगा कि नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नीरज चोपड़ा जी ही हैं जो भाला फेंक में आपको जो है प्रथम स्थान पर आए थे। नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आइए शानदार तरीके से आप अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। 2021 में भारत के
व्यापार आपको भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश को हासिल हुआ? तब बताइएगा कि पहले स्थान पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, ठीक ना। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात और चौथे पे सऊदी अरब। तो इस तरह से 1 2 3 4 चारों स्थान आपको बता दिया गया। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के आधारशिला कहाँ रखी गई? तो मैंने बड़े डिस्क्राइब तरीके से बताया था आप सबको कि यह भारत में रखी गई और भारत के जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं ये अशोक गहलोत जी और उनके साथ साथ आपको सौरभ गांगुली ने मिलकर इसकी आधारशिला रखी। जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, ये आपको मैथमेटिक्स शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको लिखा गया है और उमेश भाई का इसमें जबरदस्त तरीके से योगदान है, ठीक ना। तो आप इसे देखिए और जबरदस्त तरीके से आप हल करिए। अर्धउष्णकटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के 50वीं वर्षगांठ समारोह का आपको नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन कहाँ किया गया? तब आप बताइएगा कि यह हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद में, ठीक ना। हैदराबाद में आपको स्थित है और हैदराबाद तेलंगाना में आपको स्थित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। गला जवाब दे दिया है बच्चा। ये किस आईआईटी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च किया गया? स्वराजबिलिटी किसके द्वारा? तब बताइएगा कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा स्वराजबिलिटी आपको आयोजित किया जाता है, आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया? तब बताइएगा कि राज अंगद बाबा, जो युवराज सिंह के परिवार से ही बिलोंग करते हैं, आपको राज अंगद बाबा को ये आपको जो है पुरस्कार मिला। और भारत जो है लगातार विश्व ये आपको पांचवी बार जो है अंडर 19 विश्व कप को जीता है। इसने फाइनल में इंग्लैंड को पराजित करके आपको पता लाया। राजस्व के मामले में 2021 में दुनिया की शीर्ष सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तब बताइएगा कि सैमसंग जो है ये दुनिया में सबसे अधिक राजस्व वसूल करने वाली सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये सारी चीजें आप सबको मैं अक्षरशः लर्न कराया हूं। IISA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे कमीशन किया? तब परम प्रवेगा जो है ये भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, परम प्रवेगा, ठीक ना। परम प्रवेगा सबसे सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट आप देखिए, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है, ठीक ना। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने डीएनए वैक्सीन की खोज की और भारत में इसे लगाया भी जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब आप अमिताभ बच्चन जी जो हैं ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। कौन? अमिताभ बच्चन, ये आपको जो है ये नियुक्त हुए हैं, ठीक। नहीं, मोलीविडी के अमिताभ बच्चन है भाई, ये दिमाग से देखो, ये आपको अक्षय कुमार बने हैं, अक्षय कुमार, ठीक है ना। अक्षय कुमार को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक। नेक्स्ट, इटाई रोग शरीर में किस तत्व के कमी के कारण होता है? तब बताइएगा इटाई रोग कैडमियम की कमी के कारण आपको इटाई रोग जो है
ये होता है तत्व के अधिकता से, कमी नहीं, आपको कैडमियम तत्व के अधिकता से इटाई रोग होता है, जबकि पारा रोग के अधिकता से आपको जो है मिनी माता, ठीक ना, और आपको नाइट्रेट के अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक अधिक हो जाएगा तो आपको दांत पीला सब पड़ जाएगा, ठीक ना। एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की थी? तो पोलियो के टीके की खोज आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था, ठीक। हाँ, एडवर्ड जेनर ने, अरे सॉरी यार, एडवर्ड जेनर ने, देखो दिमाग से थकान महसूस होने लगी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, सॉरी, ठीक ना, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सी टीम आपको 1000 100 मैच खेलने वाली टीम बन गई है? तो दुनिया के आपको भारत पहली टीम है जो कि 1000वां मैच खेली, और किसके विरुद्ध खेली थी? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली थी और वेस्ट इंडीज को पराजित की थी, ठीक ना। सारी बातें उस दिन मैंने बताया था कि 500 इतने मैच जीते, इतने हारे, सारी चीजें आपको आंकड़े हैं। गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना आपको कहां लॉन्च की है? तो भारत की पहली परियोजना इंदौर में आपको गेल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक ना। गेल जिसका मुख्यालय जम्मू, आपको कहां है? तो नई दिल्ली में गेल का मुख्यालय है। नेक्स्ट, आपको मास्ट कोशिकाएं इन किसमें होती है? मास्ट कोशिकाएं जो हैं ये आपको किसमें होती हैं? तब जवाब क्या होगा? पेशियों में, तंत्रिका तंतु में, या संयोजी ऊतक में, या उपकला ऊतक में? तब बताइएगा कि मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। किसमें? संयोजी ऊतकों में आपको पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हिस्टामिन का स्राव करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तब हिस्टामिन की स्राव करने वाले कोशिका संयोजी ऊतक ही कहलाती है। कौन सी? संयोजी ऊतक ही आपको हिस्टामिन के आपको उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तब बताइएगा कि फेफड़े को ढकने वाला आवरण जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेफड़े को जिससे ढका जाता है पेरिकार्डियम कहते हैं, या प्लूरा कहते हैं, या पेरिटोनियम कहते हैं, या सीरोमा कहते हैं। तब आपको फेफड़े को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। क्या कहते हैं? तो इसे प्लूरा के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये हमारे प्रवीण सर है, मैथ के बादशाह, और आप इनसे बिग बॉस है मैथ के, ठीक ना, मैथ के बिग बॉस हैं ये माने जाते हैं, ठीक। तो ये इनके द्वारा आपको शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।